और फर्स्ट क्या बोला है कि एफ एक्स इज इक्वल अगर एक्स स्क्वायर हो तो बताइए इनमें से ये जो ऑप्शन दिए हैं करेक्ट कौन सा होगा। तो देखो आच्छादक दिया है, इसको ऑन टू बोलते हैं, ठीक ना। और बहु एकाकी दिया है और एकाकी है, ठीक ना, वन वन, ठीक ना। अब इसमें देखो पहली बात तो मैं डायग्राम से आपको पहले समझा दूं। जैसे दो डायग्राम मैंने बना लिए, ठीक है। इसमें लिख दिया ए, ये बी और सी, और ये वन टू और थ्री, ठीक ना। इस प्रकार से मैंने लिख दिया। ए का एक फ्रेंड वन है, बी का एक फ्रेंड टू है और सी का एक फ्रेंड थ्री है, ठीक ना। इसको कहते हैं डोमेन यानी प्रांत, ये है कोडोमेन यानी सह प्रांत, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि कैसा फंक्शन है, वन वन है कि नहीं है, वन वन यानी एकाकी है कि नहीं है, तो लिखिएगा यस। रीजन क्या लिखिएगा, ए का एक फ्रेंड है, बी का भी एक फ्रेंड है, दूसरे ये परिवार है, ठीक ना। ये मान लो सेकंड परिवार है, फैमिली ये फर्स्ट फैमिली है, मतलब फर्स्ट फैमिली का जो ये वाला बच्चा है उसका एक फ्रेंड है, बी का भी एक फ्रेंड है, ठीक ना, उसका नाम हो सकता है दो, और सी का भी एक फ्रेंड है। इसलिए जितने भी कैंडिडेट थे फर्स्ट परिवार में, फैमिली में, उसके सभी के एक एक दोस्त हैं, ठीक ना। ध्यान रखिएगा जब एकाकी फाइंड करेंगे तो डोमेन से फाइंड करेंगे, ठीक है। इसलिए एकाकी है, मतलब वन वन है। अब देखना जब हमें आच्छादक निकालना है, आच्छादक मतलब ऑन टू जब निकालना है तब के लिए क्या करेंगे, तो जब ऑन टू निकालना तो एक काम करना, कोडोमेन से यानी सह प्रांत से यही काम करना है। यानी सह प्रांत से आपको ये देखना है कि सह प्रांत के जितने भी कैंडिडेट हैं, जैसे वन है, टू है और थ्री है, क्या इनके एक एक फ्रेंड इसमें है, अगर है तो फिर आच्छादक होगा। मतलब वन का, इधर देखो, वन का रिलेशन ए से, करेक्ट, टू का रिलेशन बी से, करेक्ट, इस बार हम कोडोमेन से देख रहे हैं, और थ्री का रिलेशन सी से है। मतलब कहा जाए कि वन का भी एक फ्रेंड है, टू का भी एक फ्रेंड है जिसका नाम बी है, और थ्री का भी एक फ्रेंड है जिसका नाम सी है, मतलब ये ऑन टू है। तो ये फंक्शन जो हुआ एकाकी भी है और आच्छादक भी है, ठीक ना। फिर से बता रहा हूँ, नोटिस करना, जब हम एकाकी निकालेंगे मतलब वन वन, तो हम रिलेशन कहाँ से देखेंगे, डोमेन से है। लेकिन जब आच्छादक निकालेंगे ऑन टू, तो रिलेशन कहाँ से देखेंगे, कोडोमेन से, ठीक है। इस प्रकार अब आते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ जो हमारे पास हिंट दी है रियल नंबर, तो रियल नंबर को हमको फाइंड करके बताना है कि रियल नंबर में ये फंक्शन आच्छादक है कि एकाकी है, ठीक है। तो रियल नंबर जीरो हुआ, माइनस वन होता है, फिर माइनस टू, इस प्रकार से इनफाइनाइट होते हैं। ऐसे ही प्लस वन प्लस टू, इस प्रकार यहाँ पे भी माइनस वन माइनस टू इनफाइनाइट तक चलेंगे, फिर प्लस वन प्लस टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब यहाँ पे हमको सॉल्व करना है एफ एक्स, एक्स की वैल्यू इन्हीं में से लेना है, ये आर हो गया, ये भी आर हो गया, ठीक ना। हम एफ एक्स लिखे, फंक्शन लिख लिए, इज इक्वल लिखे एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद एफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपने वन ले ली, तो माइनस वन का स्क्वायर कितना हुआ मुन्ना, वन आया। मतलब माइनस वन का एक फ्रेंड बना सेकंड, इसमें ये डोमेन हुआ और ये कोडोमेन हुआ, ठीक ना। डोमेन से मैंने चेक किया क्या फ्रेंड बना, वन, ठीक है। ऐसे ही फिर से हम लेते हैं, वन लेते हैं, तो वन का स्क्वायर करेंगे तो कितना आया, वन, वन का भी एक फ्रेंड बना, ये बन गया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि एकाकी है कि नहीं। तो यहाँ आप देख रहे हो एकाकी नहीं है। रीजन क्या हुआ, ये जो बच्चा है इसका एक दोस्त इसमें है, इस घर में है, ठीक है। और वही दोस्त जो यहाँ पे है वो दूसरे बच्चे का भी दोस्त है, तो एकाकी नहीं, ये बहु एकाकी हो गया, ठीक ना। ये दो पर्सन का एक ही फ्रेंड है, ये दो पर्सन है, लेकिन उसके दोस्त डोमेन में क्या मिल रहे हैं, एक ही मिल रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये बहु एकाकी, एकाकी नहीं है, ठीक ना। मतलब एकाकी तो है नहीं, रॉन्ग हो गया। अब देखना, क्योंकि हम जब एकाकी मतलब वन वन फाइंड करते हैं तो डोमेन से फाइंड करते हैं, ठीक ना। ये तब होता है कि जब अलग अलग एलिमेंट का इमेज बनती है। अब यहाँ से आते हैं, अब डोमेन से जब हम देखेंगे तो जैसे वन वन का है तो वन का एक इमेज बनना चाहिए, तो वन के दो इमेज बन गए ना, तो ये एकाकी भी नहीं हुआ और आच्छादक भी नहीं हुआ, ठीक ना। ठीक है, अगर इस वन का एक फ्रेंड अलग होता और इस माइनस वन का एक फ्रेंड अलग दिखता, माइनस टू का भी एक फ्रेंड अलग दिखता, तो हम कह सकते थे कि ये आच्छादक है, ठीक ना। अगर और कोई वैल्यू लें, माइनस टू ले लें अगर, तो माइनस टू को क्या हो जाएगा, फोर, तो यहाँ अगर माइनस टू रखेंगे तो यहाँ मान के चलो फोर आया, फिर टू का भी रखेंगे तो फोर ही आएगा, फिर अलग हो गया। मतलब अलग अलग लड़कों के या अलग अलग बच्चों के अलग अलग फ्रेंड नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ना तो ये वन वन है और ना ही ये ऑन टू है, तो ना तो ये
एक ही होगा ना ही अचालक। ठीक है, इस प्रकार ये करेक्ट आंसर इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल वाई हो तो, मतलब इसमें आपको बताना है कि प्रांत या परिसर इसका मुख्य मान बताना है। ठीक ना, ये जो वैल्यू दी है ना, देखो इसका जो प्रांत होता है मेन है ये कॉस, तो कॉस का प्रांत आपको देख लें -1 और 1 होता है। ध्यान रखना ये ब्रैकेट लगा रहता है, बिग ब्रैकेट, और बिग ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि लेस देन आर इक्वल होगा, लेस देन आर इक्वल। अब यहाँ पे हम एक्स इज इक्वल लिखेंगे जब ना, क्या हो जाएगा साइन कॉस वाई, क्या हो जाएगा कॉस वाई। तो हमें वाई की वैल्यू सभी में वाई दिख रहा है ना, तो वाई लेस देन आर इक्वल और लेस देन आर इक्वल होना चाहिए। तो वाई के साथ सभी में देखो, इसमें लेस देन आर इक्वल है ना, और लेस देन आर इक्वल, और इसमें है, मतलब ये दोनों रॉन्ग होंगे। कंफर्म है कि दो नहीं होंगे करेक्ट आंसर। उसका रीजन लेस देन आर इक्वल कैसे डिसाइड हुआ ये, ठीक ना, इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट। ठीक ना, अगर ये लगा होता है तब का साइन ये कहलाता है। ठीक ना, ये 11th क्लास के चैप्टर फर्स्ट से लिया गया। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जान गए होंगे। समृद्ध अंतराल विपरीत अंतराल होता है। ठीक है, अब डिसाइड कैसे होगा, तो अगर आपको याद हो इसका परिसर किसका, कॉस का, वो क्या होता है 0 to पाई, और ये भी होता है इसी में। ठीक ना, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा 0 बाई लेस देन आर इक्वल, ठीक ना, लेस देन आर इक्वल 0, लेस देन आर इक्वल बाई, और ये पाई। तो इसमें देखें, इसमें तो है नहीं, पाई/2 हो गया, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो फिर ये किसका करेक्ट आंसर कहलाएगा, तो ये होता है साइन का। ध्यान रखना साइन इनवर्स का। ठीक ना, बाई है तो बाई, साइन इनवर्स बाई का हो जाएगा। ठीक है, अब ये चैप्टर सेकंड से आया है, समरी पूरी आप रट लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। m×1 कोटि का आव्यूह कहलाता है। ठीक ना, तो आपको मैं बता दूं, एक स्तंभ आव्यूह की कंडीशन क्या है, 1m×1 होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में m×1 दिया तो स्तंभ आव्यूह होगा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक ना, कॉलम मैट्रिक्स। वहीं अगला स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हो गया। एक पंक्ति आव्यूह के लिए क्या होगा, 1×n हो। ठीक ना, 1×n, केवल एक पंक्ति हो। ठीक ना, स्तंभ के लिए हिंट ये भी है, याद रखना। स्तंभ होगा तो इस प्रकार से बना होगा। ठीक ना, और पंक्ति के लिए क्या, रो, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया, और ये रो मैट्रिक्स, तो इसके लिए इस प्रकार से बना होगा। ठीक ना, इस प्रकार से। तो 1×n लिखा है तो फिर वो क्या होगा, पंक्ति आव्यूह। m×1 स्तंभ आव्यूह। अब वर्ग आव्यूह के लिए क्या हो जाएगा, m×m होगा। ठीक है ना, मतलब पंक्ति और स्तंभों की संख्या इक्वल हो, रो और कॉलम इक्वल हो, जैसे 1 2 2 4 ये। तो ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। 1 2 3 लिखा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 2 3 लिखा है तो इसको क्या बोलोगे, ये हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स, यानी स्तंभ आव्यूह। ठीक ना, स्तंभ आव्यूह। लेकिन अगर इस प्रकार लिखा 2 3 4 इस प्रकार लिखा है तो इसको क्या बोलोगे, पंक्ति आव्यूह बोलोगे। अब रहा तत्समक आव्यूह। ठीक ना, सभी की डेफिनेशन आप पढ़ लेना डी। ठीक ना, तो तत्समक आव्यूह क्या होगा, देखना 1 0 0। ठीक ना, 0 1 0, फिर 0 0 1। स्तंभ आव्यूह की ये पहचान होती है कि डायगोनल में क्या हो, 1 हो, अब बाकी सभी क्या हो, 0 हो, तो उसको क्या बोलते हैं, स्तंभ नहीं तत्समक आव्यूह बोलते हैं। ठीक ना, तत्समक आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको सभी को नोट आउट कर लेना है। स्तंभ आव्यूह के लिए m×1, वर्ग के लिए m×m, इसके लिए 1×n, और इसके लिए हिंट पे 1 और 0 को याद रखना। डायगोनल यानी विकर्ण पे 1 1 और बाकी 0 होने चाहिए। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखो। x2 18x और 6 18 6 लिखा हो तो x का मान क्या होगा। तो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका इसमें इंटू कर दें आप तो x² होगा। ठीक है, इसका इसमें इंटू 18 2 जा 36 हो जाएगा, इज इक्वल ले लेना। फिर इसका इसमें इंटू 36 और माइनस कर देना, इसका इसमें इंटू 18 2 जा 36। ठीक है, अब x² माइनस 36 हुआ, ये 0 हो गया, तो x² इज इक्वल 36। तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, √36। अब जब इसका वैल्यू गेट करेंगे ना तो प्लस माइनस 6 आएगा, स्क्वायर रूट होता है। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी दो घटना इस प्रकार है कि p ब्रैकेट a/b इज इक्वल p ब्रैकेट b/a, तब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ध्यान रखना, इसका ये प्रोबेबिलिटी से आया तो इसका फार्मूला होता है, जैसे p a/b जो होता है इसका फार्मूला होता है p a इंटरसेक्शन b अपॉन होता है pb।
ठीक ना, ये डेनोमिनेटर जो होगा। ऐसे ही पी बी अपॉन ए इज इक्वल क्या होता है, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन हो जाता है पी ए। ठीक ना, ये अब क्या बोला है, ये इक्वल है, दोनों इक्वल है ना, तो हम दोनों को इक्वल रख देते हैं। पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी बी अपॉन ए, ऐसे रख दीजिए आप, दोनों को रखिए। अब इनके फार्मूले रखिए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन हो जाएगा पी बी इक्वल पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन हो जाएगा पी ए। ठीक है, इस प्रकार ये दोनों सेम है, दोनों कट गए, तो बचा क्या, वन यहाँ बचेगा, वन यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये इधर चला जाएगा तो पी ए हो जाएगा, और इज इक्वल बी उधर चला जाएगा तो पी बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल पी बी। ठीक ना, ऑप्शन डी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, बस ये है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फार्मूले से आया है और पहली बार अगर क्वेश्चन डायरेक्ट मिला और आपने सॉल्व नहीं किया है इस तरह क्वेश्चन, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक ना, तो देख लें अगला क्वेश्चन 6 नंबर। मान लीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार है कि ये, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर ए 3 दिया है और रिजल्टेंट वेक्टर बी √2/3 दिया है, तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक मात्रक सदिश। इसका मतलब होता है कि ये यूनिट वेक्टर दिया और इसका मात्रक यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू क्या दी है, 1 दी है। ठीक ना, यूनिट वेक्टर मात्रक सदिश मतलब ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का ये रिजल्टेंट इज इक्वल 1 हो गया, यूनिट वेक्टर 1 हो गया। ठीक ना, और ये दिया ही है, ये भी दिया, तो बोला वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या होगा, थीटा की वैल्यू गेट करना है। तो ये जब क्या हो, क्रॉस दिया हो, ध्यान रखना, जब क्रॉस दिया हो तो फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, मॉड्यूल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का रिजल्टेंट। ठीक ना, परिणामी। अब यहाँ पे जिनकी वैल्यू दी है हमको रखिए, सॉल्व कर दीजिए। तो साइन थीटा रखेंगे आप, ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसकी वैल्यू कितनी हो, 1 1 रखिए। ये वेक्टर ए का मान क्या दिया है, देखो 3 दिया है तो 3 रखिए, इनटू वेक्टर बी का मान क्या दिया, √3/2, √3 नहीं, √2/3 दिया है। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद ये 3 से 3 कट गया तो बचा क्या, 1/√3, ध्यान रखना साइन थीटा के साथ आया। अब यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि ये साइन इधर रखा है, थीटा की वैल्यू हमें गेट करना है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू गेट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए 1/√2 को हम कन्वर्ट करते हैं, किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, अब ये डिग्री में है और जो आंसर आपको दिख रहा है, ये सभी जो आंसर है ये रेडियन में है, तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे हम आंसर को पहले, ठीक ना, 45 को। तो 45 का जो रेडियन वैल्यू होती है π/4, ठीक है, तो साइन साइन कट गया, देन थीटा इज इक्वल क्या हो गया, π/4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन हुए कंप्लीट। आप इन क्वेश्चनों को इग्नोर ना करें, इनकी प्रैक्टिस करें और इन्हीं से मिलता जुलता जो भी क्वेश्चन आपको मिले इन चैप्टरों में उनको जरूर सॉल्व करें, ठीक ना।